सर ये बताइए कि जिस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश में माहौल गरमाते जा रहा है, नाहिद हसन के समर्थकों ने कि जाटों में हम भूसे भर देंगे, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, भर देंगे नहीं, इन्होंने भरा है। मुजफ्फरनगर में भरा है, कैराना में भरा है और ये भरते आ रहे हैं। और ये अनवरत चलता हुआ एक कार्यक्रम है जो मुगलिया सल्तनत से शुरू हुआ और आजम खां तक आया। लेकिन बीच में जब हिंदू जागृत हुआ और जाटों को जब जाटत्व से हिंदुत्व की तरफ बढ़े तो उनका समझ में आ गई कि अब उनके घरों की बहू बेटियों को इज्जत बताने के लिए किसी चंदन को अपनी शहादत, अपना बलिदान नहीं देना पड़ेगा। और ये जो बात बोल रहे हैं कि भूसे भर देंगे, तो एक बात आप ये क्यों नहीं समझते हो कि ये सीधा सीधा थ्रेटनिंग दे रहे हैं। आज जब ये विपक्ष में हैं, आज जब इन्हें लगता है कि इनकी सरकारें नहीं है, तो उस कालखंड में सोचिए कि क्या होता होगा जब इनकी सरकारें होती थी, जब आजम खां का फ़ोन जाता था थानों में, जब मुख्तार अंसारी जैसे लोग होते थे, अतीक अहमद जैसे लोग होते थे, तो उस वक्त क्या होता होगा माहौल, इस बात से समझ सकते। जो लोग आज टिकट देते हैं जाटों की पार्टी और मुसलमानों को टिकट दे करके कहते हैं कि हम भाईचारा बनाना की कोशिश कर रहे हैं, याद रख लिए भाईचारा उत्तर प्रदेश में नहीं था, भाईचारा था किसी का। और ये जो भाईचारा बन रहा था वो जब प्रतिकार किया तो 2017 का यह परिणाम आया, 2022 का परिणाम अपेक्षित है। तो जो ये कह रहे हैं भूसे भर देंगे या जो ये कह रहे हैं कि हम देख लेंगे, इन्होंने देखा है। उसी के विरुद्ध में तो एक पार्टी जो बिल्कुल तीसरे नंबर की रहती थी वो 303 सीटें लाई है। कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे? जब बर्दाश्त की सीमा बाहर आती है तो पूर्ण बहुमत की एक सरकार आती है जो बुलडोजर पे चढ़ करके हर आतंकवादियों के घर को गिराने का काम करती है। अच्छा, जिस तरीके से एक आरोप लगा रहा है कि किसान विरोधी सरकार है, आंदोलन के बाद से ही जो जाट समुदाय के लोग हैं उनको बताया जा रहा है कि नाराज चल रहे हैं, तो इस तरीके के बयान के बाद जो जाट समुदाय के लोग हैं उनको क्या करना चाहिए अब? देखिए, एक बात समझ जाइए कि हमारे देश में ना किसान अगर है तो वो कौन सा किसान है? क्या वो किसान बुंदेलखंड का किसान है? क्या वो किसान कैराना का किसान है जिसने अपने घरों पे लिखा था कि यह घर बिकाऊ है? या ये किसान मुजफ्फरनगर का किसान है? या वो किसान अयोध्या का किसान है? दरअसल हिंदुस्तान में ना जो 1925 से एक इनके तथाकथित पिताजी मैकाले ने जो बोल के गया था ना, वर्ग संघर्ष, तो वो आज तक वो खूनी संघर्ष ये लोग पैदा नहीं कर पाए हैं हिंदुस्तान में। जो लेफ्ट लिबरल जो गैंग है या जो बुद्धिजीवी हैं, तो वो हमेशा पहले वो वर्ग को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। वर्ग यानी एक किसान है, फिर कहेंगे मजदूर, फिर कहेंगे विद्यार्थी, फिर कहेंगे दलित। पहले ये क्लास बनाना चाहते हैं, फिर क्लासों में कॉन्फ्लिक्ट, वर्ग संघर्ष कराना चाहते हैं। हमारे देश में किसान सिर्फ किसान आइडेंटिटी से नहीं रहता है। मैं आपके दर्शकों को एक बहुत तथ्य देना चाहता हूँ कि किसानों के सबसे बड़े नेता हुए चौधरी चरण सिंह। उनकी जो मैक्सिमम सीट थी वो 98 सीट थी जब चौधरी चरण सिंह जीवित थे और उनकी एक प्रभाव था। तो जब किसान की राजनीति वो कर रहे थे तो सिर्फ 98 सीटें वो लेकर के आए थे। उस समय 425 सीटें होती थी उत्तर प्रदेश में। तो किसान को लेकर के, किसान सिर्फ और किसान नहीं है सर, किसान जाट भी है, किसान ठाकुर है, किसान गुज्जर है, किसान बुंदेलखंडी है। हमारे यहाँ क्लास करके कोई चीज़ें नहीं है, हमारे यहाँ कास्ट है, हमारे यहाँ रिलीजन है, हमारे यहाँ रीजन है। हर क्षेत्र के किसानों का अलग बात करते हैं। और ये लोग जो किसान की बातें करते हैं ना, दरअसल किसान का लीडर पंजाब, अभी जो किसान आंदोलन चला उस पर बात हो रही थी MSP वहाँ पर, और बात दिक्कत हमें MSP की नहीं है, जहाँ पर वहाँ कुछ लोगों को MSP की दिक्कतें थी, तो उसने हाईजैक कर लिया किसानों का पूरे आंदोलन को और उसकी बातें होने लगी। जो 10 लोग हैं, जो उन लोगों ने पूरे अपना एजेंडा छोटे किसानों पे भी लाद दिया और बड़े किसानों ने छोटे किसानों का दोहन कर लिया। इसीलिए किसान आइडेंटिटी पे वोट कभी नहीं होगा। जैसा मैंने बता दिया कि चौधरी चरण सिंह 98 ही सीट लाए थे 425 सीटों के कुल में। तो इसलिए पूरा किसान को लेकर के ऐसा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि एक नाराज जाट भी है। वो मुजफ्फरनगर में जिस चंदन की हत्या की गई उसके पिता भी किसान हैं। जिसके घरों में पानी नहीं पहुंचा था बुंदेलखंड में, वो भी किसान है। और अयोध्या में या पूर्वांचल में जिनकी बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी, वो भी किसान है। तो किसान ये भी है, किसान सिर्फ वो नहीं है कि किसान। और अभी तो किसानों को जितना मिला है, आप याद कीजिए खाद को में रेट उसके आधे लग रहे हैं। याद कीजिए कि उनको
हर महीने हर कुछ सर्टेन टाइम के बाद एक मुश्त उनको पैसा डायरेक्ट उसके अकाउंट में मिल रहा है। अब वो राजीव गांधी का दौर नहीं है कि 1 रुपये चलता है 15 पैसे मिलता था। या उसके अलावा जो FRP बढ़ाई गई, MSP पे खरीद बढ़ी है। तो ये कहना एक वर्ग संघर्ष की तरफ, जो खूनी संघर्ष इनका चरित्र रहा है पूरे विश्व में, जिन्होंने आतंक फैलाया हो, वो बार बार कोशिश करते हैं वर्ग संघर्ष पैदा हो। लेकिन हमारे यहाँ वर्ग कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है हिंदुस्तान में, क्योंकि एक वर्ग के हमारे यहाँ वैसी कोई आइडेंटिटी है नहीं। आप बोल रहे हैं कि किसान मुद्दा नहीं होगा इस बार चुनाव को लेकर, तो इस 2022 के चुनाव में आपको क्या लगता है क्या मुद्दा होगा? नहीं, किसान मुद्दा होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरी है। किसानों को रात में जब उनके घरों में आधे घंटे का बिजली आता था, और जब वो बिजली आती थी और ये रात में 2 बजे जाता था ट्यूबवेल पे, और वहाँ से लौटते हुए आता था और फिर तब तक बिजली चली जाती थी, फिर वो 3:30 बजे जाता था ट्यूबवेल बंद करने के लिए। अब उसे 24 घंटा बिजली मिल रहा है, तो वो तो किसानों का मुद्दा बनेगा ही। क्योंकि ये मुद्दा आप ये क्यों सोचते हैं कि मुद्दा सिर्फ सरकार के विरुद्ध बनता है, एंटी इनकम्बेंसी बनती है? प्रो इनकम्बेंसी भी तो एक मुद्दा है ना, इसको कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? वो किसान जिनके रात में वो जाते थे अपने खेतों पर और उनको खेतों को काट लिया जाता था, उनके फसलों को काट लिया जाता था, उनके जानवरों को रात में उठा करके ले जाता था कसाई, तो उसका आज गाय बच रहा है, उसके जो रोग बच रहे हैं, उसका जो, तो ये मुद्दा क्यों नहीं बनेगा? किसान का मुद्दा है, लेकिन ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी का भी मुद्दा है। क्योंकि जो फैसिलिटीज से आज तक वंचित था किसान, वो फैसिलिटीज उसको मिली है। सर, जिस तरीके से कुछ समुदाय के लोग हैं, खास करके बात करें मुस्लिम और यादव, वो अभी से ही कहना शुरू कर दिए कि हमारी सरकार आएंगे फिर आपको दिखा देंगे। तो ये कोशिश जो लगातार की जा रही है, किस लिए की जा रही है? क्या लगता है आपको कि वो लोग में विभाजन हो गई है अभी? विभाजन के लिए आप एक बात समझो कि जिस अखिलेश जी ने MOI का समीकरण दिया, मुस्लिम और पता नहीं किस किस का समीकरण दिया, महिला युवा, जब उन्हें खुद चुनाव लड़ना था तो वो वैसी जगह पर गए जहां यादव 39% है। उन्होंने मुसलमानों पे भी अपना भरोसा नहीं जताया कि ये हमें चुनाव में जितवा देंगे। उन्हें सिर्फ और सिर्फ यादवों पर ही भरोसा है। और चूँकि तुष्टीकरण करना, और दरअसल वो एक प्रॉक्सी चीफ मिनिस्टर आजम खां के रूप में भी हमने देखा है उस कालखंड को। तो मुझे लगता है ये कि अखिलेश यादव जो कह रहे हैं, और जो को देख करके जो मुस्लिम और यादव और कुछ लोग कहते हैं हमारी सरकार आ जाएगी, तो उस विभीषिका को भी लोग याद कर रहे हैं कि यदि इनकी सरकारें आ गई तो फिर क्या होगा? अतीक अहमद किसके घरों पे हमला कर लेगा? आज याद करो ना, आजम खां के बच्चे रो रहे हैं, आज वो रो करके वोट मांग रहे हैं। कल यही था कि कहता था कि हमारी सरकार बनने दो, हम जूते साफ करवाएंगे, अपने पुलिस को भैंस को ढूंढने के लिए लगा देता था। तो ये डर, अगर ये लोग ऐसा कह रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और अच्छी बात होगी, क्योंकि योगी जी का प्रशासन, इसको कोई नहीं मैं कह सकता कि योगी जी का प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर के मामले में उन्होंने बुलडोजर पे अगर बैठ करके उस धाराशाही किया, उस मानसिकता को जो सत्ता और सत्ता को तुष्टीकरण, अपराधीकरण और के दिशा की ओर ले जा रहे थे, उनके घरों को, उनकी जो अट्टालिका थी, जो उनके उनका जो तांडव नृत्य करने की जो एक मंच बना दिया था उत्तर प्रदेश को, उसको जब तोड़ा है योगी जी ने, तो मुझे इस बात पे कोई अतिशक्ति नहीं है कहने में कि वो जितना बोलेंगे लोग और मुखरता के साथ आएंगे और कहेंगे कि अब तो हमें चाहिए तो योगी ही चाहिए, वो बुलडोजर वाले बाबा चाहिए जिन्होंने हमें इन आतंकवादियों से बचा के रखा है। अखिलेश यादव ने हाल ही में बयान दिया है पाकिस्तान को लेके। उनका कहना है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन थोड़ी है, वो तो हमारा मित्र है। इसके पहले उन्होंने जिन्ना को लेके बयान दिया था। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके का बयान वो क्यों देते हैं? किसको खुश करने की कोशिश करते हैं? वो अपने जिस फाइनेंसर हैं उसको खुश कर रहे हैं। अच्छा। चुनाव लड़ने के लिए जिस प्रकार से ईडी ने की कार्रवाई हुई, हजारों करोड़ की संपत्तियां जब्त हुई, जिस प्रकार से जो काला धन होता था, जो गाड़ी कहीं से भी उठती थी और मेरठ में कहीं कटती थी और मुजफ्फरनगर में बिकती थी, वो जो व्यापार काला, जो फिशरीज का जो काला धंधा था, जो भूमाफियों का काला धंधा था, वो सब जब योगी जी ने बंद करवा दिया, तो उसके बाद अब इन्हें फाइनेंसर की ज़रूरत थी। तो जो फाइनेंस इसको कर रहा है, याद कीजिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मैच हो जाए तो अगर हिंदुस्तान जीत जाता है तो कुछ लोग यहाँ पे पटाखे फोड़ते हैं। वो कौन लोग हैं? क्या उनकी मानसिकता पाकिस्तान वाली नहीं है?
उसको तब भी टारगेट करना है, हमें फाइनेंस कौन कर रहा है उसको भी टारगेट करना है। और इस देश का दुर्भाग्य है जो मुस्लिम जो इंटेलेक्ट वर्ग है उनको ये बात को समझना चाहिए कि तुम्हें ये भाजपा वाले तो नहीं कहते हैं कि तुम पाकिस्तानी हो, ये संघ वाली ये विचारधारा के ये जो हिंदुत्व विचारधारा वाले वो नहीं कहते हैं तुम पाकिस्तानी हो। अखिलेश यादव पाकिस्तान और जिन्ना का नाम लेकर के तुम्हारा वोट ले रहा है और तुम वोट दे रहे हो, तो इस मीन कि तुम पाकिस्तानी हो, तुम्हारी मानसिकता पाकिस्तानी है, ये अखिलेश यादव प्रूफ कर रहे हैं। तो जो मुस्लिम के जो वैदिक वर्ग है उसको भी ये समझना चाहिए कि उसे बर्बाद अखिलेश यादव कर रहा है, ना कि भारतीय जनता पार्टी या कोई हिंदूवादी चेहरा कर रहा है। स्वतंत्र देव सिंह जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कुछ 2 दिन पहले बयान दिया था। उन्होंने बोला था कि अखिलेश अगर गलती से भी आ गए तो वो जिन्ना का मूर्ति लगाएंगे और श्री राम का जो मंदिर बन रहा है उसको तुड़वा देंगे। तो इस तरह का बयान क्या सही लगता है आपको? क्योंकि वो अखिलेश यादव भी बोलते हैं कि हम भगवान की पूजा करते हैं। अखिलेश यादव पहले तो कहते थे कि मंदिर की आवश्यकता नहीं है, फिर इनके पिताजी ने मंदिर वाले पे गोलियां भी चलवा दी थी। ये सारी चीज़ें घटनाएं होती हैं। चुनाव के ठीक पहले जिन्ना को याद करते हैं और उसके बाद आज पाकिस्तान को भी वो बहुत अपना मानने लगे हैं। तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि ये अगर कह रहे हैं तो एक संदेह है, और एक राजनीतिक दल का व्यक्ति बोले या एक आम जनता बोले, या आम जनता में ये परसेप्शन है कि राम मंदिर के राम भक्तों पे गोलियां चलवाने वाले आज परशुराम की मूर्ति लगवा रहे हैं, जो एक विष्णु के एक अवतार पे गोली चलाएंगे, दूसरे अवतार की मूर्तियां बनाएंगे। ये नहीं हो सकता। और जब श्री कृष्ण बन करके राम आ रहे हैं तो ये प्रश्न अब खुल करके कहना चाहिए। आप कहते हो ना राम मंदिर भाजपा वालों ने नहीं बनवा पाया, हम 1 साल में बनवा देते। अरे मुलायम सिंह जी के बच्चे और हमारे भैया अखिलेश जी ये भी कह दो कि हम 1 साल में मथुरा का भी हम जीर्णोद्धार कर देंगे, और वहीं पर जहां पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उस गर्भगृह को हम विशाल बनाएंगे। ये कह दो ना। राम मंदिर में कम देरी हो रहा है, निर्माण जोर से हो रहा है, इस बात को भूल जाओ, वो निर्माण हो रहा है। आप अगर सच में हिंदूवादी हो, अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हो, तो आज ये घोषणा कर दो कि 1 साल के अंदर अयोध्या तो छोड़ो, वो तो भाजपा वाले ने जो करना है कर दिया। अखिलेश यादव कृष्ण को अपने सपने में देखने वाले अखिलेश यादव 1 वर्ष में मथुरा में राम मंदिर कृष्ण जन्मभूमि में भव्य मंदिर बना देंगे और उसी गर्भगृह में बना देंगे। ये घोषणा कर दो, अगर आपके मन में आता है। अगर ये कहते हो तो ये करेंगे तो पूछ लीजिए। आखिरी सवाल आपसे ये है कि 2022 में किसकी सरकार बनेगी और क्यों? देखिए, क्यों का प्रश्न का जवाब दिया जा सकता है। किसकी पर सरकार बननी है तो ये एक क्यों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अब इस देश में आपको अतीक अहमद चाहिए या उसके घर पे चलता हुआ बुलडोजर चाहिए। आपके घर में मुख्तार अंसारी चाहिए या अदर कोई चाहिए, यह आपको तय करना है। ये तय कर लो। जिस दिन आपने तय कर लिया उस दिन आपके समझ में आ जाएगा। आपकी बहु बेटियाँ सुरक्षित हो, आपके घरों में किसानों को अन्न मिले, जहाँ बुंदेलखंड में भूखे प्यासे लोग थे वहाँ पर पानी पहुँचे, विकास हो, ये तय कर लो आप। या तो आपको ये वाली सरकार चाहिए या तो वो वाली सरकार चाहिए। तो जनता ये समझती है, और ये कहना मेरे लिए, मैं तो कह नहीं सकता किसकी सरकार बनूगी। मुद्दे क्या हैं, क्यों बननी चाहिए, ये मुद्दे हैं। बाकी आप समझदार हैं।